आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी। विभाजिता क्या है इसे समझेंगे हम लोग आगे इस वीडियो में, ठीक है। तो भाज्य, सबसे पहले भाज्य क्या है इसे जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी भाजक किसको कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं और भाज्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि भाजक ऐसे भाग देते हैं हम लोग, ये जो बीच वाला है इसे कहते हैं हम लोग भाज्य, इसे कहते हैं हम लोग भाजक, इसे बोलते हैं हम लोग भागफल, और यहाँ जो नीचे आता है यहाँ इस होता है शेष। तो भाजक, भाजक क है, ट्रिक देखिए, क यानी पहले आया जिससे भाग देते हैं। क सबसे पहले आता है, क ख ग यानी क, तो क भाजक है लास्ट में क है, तो इसका मतलब ये पहले आएगा। याद करने का तरीका है, क यानी भाजक, भाजक यहाँ सबसे पहले आएगा, यहाँ से भाग देते। भाज्य यो लास्ट, तो वो बीच में आएगा। और भागफल, फल है तो इधर आएगा, और शेष जो बचा वो नीचे आएगा। ये तो याद रहता है, ये यार ये भी याद रह जाता है। इस दोनों में कन्फ्यूजन है, तो क पहले यो बाद में, भाजक पहले भाज्य बाद में, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, इस दोनों को गुना करते हैं और दोनों को गुना करने के बाद जो आता है उसमें ये जोड़ते हैं शेष फल, तो आता है भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। किसी भी संख्या में अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होती है, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः भाज्य होती है। यानी अगर शेषफल 0 आया, शेष बच ही नहीं रहा है, तो वो संख्या कैसी होगी, पूर्णतः भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या मतलब पूरा कट जाए, यानी शेष नहीं बचे, तो वह भाज्य संख्या होगी। अब है 2 से विभाजिता का नियम। इकाई अंक अगर 2 से भाग लग जाए या इकाई अंक पर 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे 4, 6, इकाई अंक पर 4 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 60 में 0 है लास्ट में, तो 0 भी रहे तो भी 2 से विभाजित होगा। लास्ट में यहाँ 16 में लास्ट में 6 है तो 2 से विभाजित होगा। 662 में लास्ट में 2 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 6350 में 6350 में लास्ट में 0 है, तो इसमें 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 4 से विभाजिता का नियम। 4 कैसे लिखेंगे, 4 बराबर 2 गुने 2, यानी 2 ठो 2 से बनता है, इसलिए 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2। तो इसमें 2 है पावर 2 का, तो अंतिम के 2 अंक देखेंगे, कितना अंक, अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभक्त हो जाए अथवा अंतिम के 2 अंक 0 हो, तो वैसी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम के 2 अंक पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि पावर 2 है। एक ट्रिक है याद करने के लिए कि पावर 2 है, इसलिए अंतिम के दो चीज पर फोकस करेंगे। 4 बराबर 2 के पावर 2, इसलिए 2 के 2 पावर है, 2 का 2 पावर है, इसलिए अंतिम के 2 अंक पर फोकस करेंगे। 2 अंक लास्ट में अगर 2 अंक 0 हो या लास्ट के 2 अंक विभाजित हो 4 से, तो वैसी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे 49 36 में लास्ट में 36 है जो 4 से विभाजित होता है दोनों अंक। 624 में लास्ट में 24 है जो 4 से विभाजित होता है। 632 में 800 का 32 लास्ट में विभाजित होता है। 600 में लास्ट में 0 0 है, डबल 0 है तो भी 6 से विभाजित होगा। 64 में भी डबल 0 इसलिए ये भी 4 से विभाजित होगा। और ये 5 6 4 है तो लास्ट में 64 है, तो ये भी 16 चौका 64, 16 से कट जाएगा दोनों अंक लास्ट वाला, इसलिए विभाजित होगा। अब आते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या है, 8 कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पर पावर 3, इसलिए उसमें 2 पर पावर 2 था 4 में, तो 2 अंक पर फोकस करते थे, इसमें 3 अंक पर फोकस करेंगे। अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए या अंतिम के तीनों अंक 0 हो, जैसे 14872 में
जो है 872 कट जाता है। किससे? 8 से 872। देखिए लास्ट के 3 अंक कितना है? 872। 872 872 है। इसको अगर भाग देते हैं हम 8 से तो ये कट जा रहा है। ठीक है, 109 आता है कटने पे, तो इसलिए कट जाता है, इसलिए अंतिम के 3 अंक 8 से कट जा रहा है। तो ये 8 से पूरा संख्या विभक्त हो जाएगा। ये अंतिम में 3 अंक अगर 0 है तो ये 8 से विभक्त हो जाएगा। 3 से विभाजिता का नियम, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 954 में 9, 5, 4 जोड़ देंगे 18 आया। अगर ये 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 6, 5, 4, 3 में सबको जोड़ेंगे 6, 5, 4, 3, 6, 5, 10, 11, 4, 15, 3, 18, 18 3 से कट जाता है, इसलिए ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। इसमें भी तीनों को जोड़ेंगे 3, 2, 5, 1, 6, 6 है और 6 जो है 3 से कट जाता है, इसलिए पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। 9 से विभाजिता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त होता है तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। सेम है, सारे अंकों को जोड़ेंगे, अगर अंक को जोड़ने के बाद जो आता है अगर 9 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा? 9 से। इससे इसको जोड़ने पर, इस सारे संख्या के अंकों को जोड़ने पर 27 है, जो कि 9 से कट जाता है 3 बार में, इसलिए ये संख्या भी 9 से क्या होगा? कट जाएगा। अब है 5 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी जब संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो अथवा क्या हो? 5 हो। अगर कोई संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या 5 से विभक्त होगी जब संख्या के अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो, तब भी 5 से विभक्त होगी। 25 से विभाजिता का नियम। 25 कैसे लिखते हैं? 5 गुना 5 यानी 5 का पावर 2। 2 पावर इसलिए 2 अंक पर फोकस करेंगे। जैसे 4 में 2 पावर था तो 2 अंक पर फोकस, 8 में 3 पावर था 3 अंक पर फोकस, यानी 2 का पावर 3 था तो 3 अंक। यहाँ 5 गुने 5, 5 पावर 2 के रूप में लिख रहे हैं, लास्ट के 2 अंक पर फोकस करेंगे। कोई भी संख्या 25 से विभक्त तब होगी जब लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हो, यानी लास्ट के 2 अंक या लास्ट के 2 अंक शून्य हो। लास्ट के दोनों अंक शून्य हो तो भी 25 से कट जाएगा, या लास्ट के 2 अंक 25 से विभक्त हो तो भी संख्या क्या होगा? 25 से कट जाएगा। 6 का विभाजिता का नियम। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होगी तब होगी जब वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी 2 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो। 2 से विभाजिता का नियम, लास्ट अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो जाए, ये है। और 3 से अंकों का योग अगर 3 से कट जाए या 3 से कट जाए तो वह अंकों के योग, अगर अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाए यानी 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से विभाजित होगी पूरी संख्या। उसी तरह से अगर 2 वाला भी नियम पालन करे और 3 वाला भी, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या है 18, ये तो ले लेते हैं 64, लास्ट में कितना है? 4 है, लास्ट में 4 है, ठीक है। तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 6, 4, 10, 10 भागा 3 नहीं होता है, नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। नहीं तो आप भाग दे के देख सकते हैं, जैसे कि 64 भागा 6, ये देखिए पूरा पूरा नहीं कटता, दशमलव में आता है। इसी अनुसार से अगर हम 64 की जगह पे 66 ले लेते तो 66 में लास्ट में अंक है 6, जो कि 2 से कट जाता है, क्योंकि इकाई अंक 2 से कट रहा है। 66 भी 2 से कट जाएगा। 3 से 6, 6, 12, 12 भागा 3, 3 चौका 12, 4, 4 आ रहा है, 4 बार में कट रहा है, इसलिए ये संख्या 66 भी 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो इसलिए 66 जो है 6 से भी कटेगा। 11, 66, 11 बार में, तो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। 3 का भी विभाजिता का नियम पालन करें और 2 का भी विभाजिता का नियम पालन करें। अब 11 से विभाजिता का नियम। यदि कोई भी किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी सम संख्या के अंकों के योग, सम स्थान पर जो भी अंक हैं और विषम स्थान पर जो भी अंक हैं उनके योग, अगर योग का अंतर अगर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। जैसे अल्टरनेट देखना है, एक के बाद एक अंक को एक साथ लेना है और एक के बाद एक अंक को एक साथ लेके दोनों को जोड़ देंगे
एक के बाद एक अंक को एक साथ लेंगे और सारे अंक को जोड़ देंगे, और फिर एक के बाद एक अंक को दूसरे ग्रुप में लेंगे, उसको जोड़ देंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे। जैसे 4, 5 और 1 को एक साथ लिए, ये 4, 5 और 1, 5 और 4 को एक साथ लिए तो 1, 4 हो गया, 5, 5, 5 10 हो गया, 10 हो गया। और ऊपर में अब दूसरा ग्रुप बचा 7 और 3, दोनों को एक साथ लिए तो 10 हुआ। अब दोनों के अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर तो 10 - 10 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए यह संख्या 11 से विभक्त होगी। इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहेगा तो उसके अल्टरनेट नंबर को एक साथ करेंगे और उन दोनों ग्रुपों में को आपस में अंतर करेंगे। अगर वह संख्या 0 हो जाती है तो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, और 0 नहीं हो तो 11 से विभक्त नहीं होगी। या दूसरा एक और है, इसमें अगर किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, जैसे 11 तो 11 से विभक्त होगी। जैसे सम संख्या के रूप में पुनरावृत्ति हो, जैसे 5 5 रहता है सिर्फ, तो 5 1 55, यानी जैसे सम संख्या के रूप में जैसे 55। सम संख्या एक संख्या दो संख्या, तो दो क्या है सम संख्या, 1 2 3 4, 4 क्या है सम संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है सम संख्या। यानी पूर्णावृत्ति यानी एक संख्या अगर सम संख्या के बार रिपीट हो, जैसे ये 4 बार है यानी सम संख्या बार रिपीट है, 6 बार है यानी सम संख्या बार रिपीट है, 55 2 बार है सम संख्या बार रिपीट है। तो वैसी संख्या जो जिसका पुनरावृत्ति सम संख्या बार हुई हो तो वैसी संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। साथ में अगर कोई संख्या लगातार 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणज के रूप में पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला चैप्टर है हम लोगों का भिन्न और भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं आते हैं। इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। पहला है कि भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न जो भी संख्या p/q यानी बटे के फॉर्म में हो। यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, जो अंक पूर्ण हो यानी दशमलव में ना हो उसके रूप में हो। जैसे 5 एक पूर्ण संख्या है यानी पूर्णांक है, और 6 भी क्या है पूर्णांक है, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक यानी जो अंक पूर्ण हो। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 0 सब पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ये सब आगे आप पढ़िएगा। चलिए अभी आप देखते हैं कि पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्ण मतलब अंक दशमलव में नहीं हो, और p/q के फॉर्म में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। अनुपात ऐसे बटे के फॉर्म में तो उसे भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। भिन्न के प्रकार, उचित भिन्न जिसे प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रोपर यानी प्रॉपर हो, यानी कि बात को समझिएगा। प्रॉपर मतलब अंश हर बड़ा हो अंश से। प्रॉपर हो यानी उचित तब होगा जब हर बड़ा होगा अंश से, हर बड़ा होगा। यानी कि इसका इस भाग देंगे तो 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा, जैसे जिसका आएगा 0.5। इसी तरह से 4/7 करेंगे तो इसका आएगा 0.57। उसी तरह से 10/11 करेंगे तो ये आएगा 0.9990। यानी उचित फ्रैक्शन यानी इस प्रकार से हो जिसका हर बड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे, उचित फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यानी इस प्रकार के दशमलव प्रसार में हो, यानी इसको उड़ाएंगे तो फिर इस प्रकार से आएगा तो इसे क्या कहेंगे, उचित फ्रैक्शन। यानी जिसमें भाग देने पर 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आए, ठीक है, तो उसे उचित फ्रैक्शन कहेंगे। अनुचित फ्रैक्शन कहेंगे, उचित मतलब जब हर बड़ा हो, अनुचित होगा जब हर नहीं बल्कि अंश बड़ा हो। जैसे यहाँ 4/3 7/11 दोनों ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, लेकिन बटे के फॉर्म में, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, ये बटे के फॉर्म में। तो इसलिए ये भिन्न है, लेकिन उसमें भी अनुचित भिन्न है। अनुचित होगा तब, अनुचित बात होगा तब जब अंश बड़ा होगा। उचित बात होगा तब जब होगा हर बड़ा। हर बड़ा हो तो हर बड़ा हो तो उचित, और अनुचित होगा अ से अंश, अ से अनुचित। अनुचित तब होगा जब अ से अंश बड़ा होगा, ठीक है। मिश्र भिन्न, अब आता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, या संयुक्त भिन्न। यानी एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो। भिन्न किसे कहते हैं, इससे और पूर्णांक समझ रहे हैं ना, पूर्ण प्लस अंक, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक,
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब एक पूर्णांक हो उसमें और एक भिन्न हो। देखिए एक पूर्णांक 3 है और एक ये भिन्न है, तो एक पूर्णांक 5 है इसके आगे में और यहाँ एक भिन्न है। इस प्रकार से दोनों साथ में है ना, पूर्णांक तोड़ने आपको आता है ना, तो वही है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ये क्या है, मिश्रित मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी मिश्र भिन्न है, मिश्रित नहीं बल्कि मिश्र भिन्न है। क्या है, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्रित नहीं बल्कि मिश्र भिन्न है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न यानी एक पूर्णांक और एक भिन्न के रूप में। मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसमें भिन्न का अंश तथा हर दोनों भिन्न हो। भिन्न का अंश तथा हर क्या हो, दोनों भिन्न हो। ये भी अंश भी क्या हो, भिन्न है, और हर भी क्या है, एक भिन्न है, दोनों एक एक भिन्न है। ये अंश क्या है, एक भिन्न है, और नीचे 5 भी क्या है, एक भिन्न है। इसे 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 7/8 ऊपर क्या है, एक भिन्न है, इसे 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ऊपर नीचे दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी सब भिन्न है, तो इसे कहते हैं मिश्रित। और वो था जिसमें एक पूर्णांक और एक भिन्न हो, तो था मिश्र। मिश्र और मिश्रित में समझिएगा, मिश्रित में अंश और हर दोनों मिश्रित है यानी भिन्न है दोनों। व्युत्क्रम भिन्न, भिन्न के अंश तथा हर बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाते हैं। व्युत कर देंगे, व्युत्क्रम, व्युत मतलब उल्टा कर्म, कर्म को उल्टा कर देंगे। 5/2 को 2/5, 7/9 को 9/7 लिखेंगे, यानी 5/2 का व्युत्क्रम हो गया 2/5 और 7/9 का व्युत्क्रम हो गया 9/7। वितत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, भिन्न के निम्नलिखित रूप को वितत भिन्न कहते हैं। वितत मतलब कंटिन्यूड, यानी इस प्रकार से रहेगा 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3 + 4/, यानी कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहेगा, तो इसे कहेंगे वितत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। जैसे वहाँ था पूर्ण संख्या पर आधारित संक्रियाएं, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न पर आधारित संक्रियाएं। भिन्न पर आधारित संक्रियाएं क्या है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न आप समझ रहे हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न के रूप में, उसे अनुचित भिन्न में बदलने का क्या तरीका है। जैसे अनुचित और उचित समझ रहे हैं, अनुचित मतलब जिसका अपर अंश बड़ा हो। देखिए मिश्र भिन्न है, अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 7 दूनी 14 और 5, 7 दूनी 14 और 5 19/7, ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे 9 54 + 5 59/9, तो ये अनुचित भिन्न। दूसरा भिन्न का तुलना, सभी के हर का लॉस जो आता है उसी के बराबर सभी का हर करते हैं और फिर अंश की तुलना से बड़ा और छोटा भिन्न का पता चल जाता है। बड़ा और छोटा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबके हर का लॉसो निकालते हैं। जितना लॉसो आता है 12 आया, अब सभी के हर को 12 करने का 12 बनाने का कोशिश करते हैं। उस क्रम में क्या करेंगे, इसमें उस 6 से ऊपर गुना करेंगे और 6 से नीचे गुना करेंगे, तो हर 12 बन जाएगा, लेकिन अंश में 6 से गुना हो जाएगा, तब इसका वैल्यू परिवर्तित नहीं होगा, यानी जो संख्या से ऊपर गुना किए वही संख्या से नीचे गुना किए, फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसे तो कट जाएगा तो फिर वही संख्या आएगा। ठीक है, संख्या बदलना नहीं चाहिए, बल्कि हम एक फॉर्मेलिटी कुछ आगे बढ़ने के लिए हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ताकि और हमें आसान हो जाए देखना। तो 6 से ऊपर गुना भी करने पर संख्या का मान चेंज थोड़ी हो जाता है, तो हम कर दिए ताकि नीचे हर क्या हो जाए, 12 हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, यहाँ भी 12 हो जाए, तो इसके लिए 3 से गुना कर दिए इसमें, और ऊपर में क्या किए, 3 से गुना किए। इसमें 6 था नीचे पहले, तो 12 लाने के लिए 2 से नीचे गुना किए, तो ऊपर भी क्या किए, 2 से गुना किए। अब देखिए नीचे सब में 12 12 12 है, तो अब कंपैरिजन में आसान है कि कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है कि 6, तो 10 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 6 से, तो इस क्रम में है, इसलिए यहाँ से अनुमान लगा लेंगे कि 10/12 सबसे बड़ा है, उसके बाद 9/12 है, उसके बाद 6/12 है। तो कंपैरिजन करने के लिए ऐसा हम करते हैं। अब है भिन्न का योग। भिन्न का योग तो सब जानते हैं भाई, नीचे वाला का लघुत्तम सबसे पहले लेते हैं, देखिए सिखा देते हैं। अगर नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, यानी 12 आएगा। अब इसको काटेंगे, नीचे से इसमें भाग देंगे तो 4 तिया 12, इससे इसमें भाग देंगे +4 तिया 12, इससे इसमें भाग देंगे +2,
तो क्या आ जाएगा, जानते हैं नीचे लघुत्तम, फिर एक एक करके भाग देते जाते हैं, जो आता है उससे अंश से गुना करते जाते हैं। तो 4 तिया 12 3 आया, अंश से गुना करेंगे 3 आएगा। यहाँ 4 तिया 12 जो आया उसको अंश से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ 6 दूनी 12 2 आएगा, उसको अंश से गुना करेंगे 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे 9 3 12 और 10 22/12 ये हो जाएगा। ऐसे और छोटा रूप में कर सकते हैं तो 11/6 लिखेंगे। तो ये भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का घटाव में भी क्या करते हैं, सेम वही प्रक्रिया, लघुत्तम लेते हैं नीचे वाला को 942, नीचे का लघुत्तम आ गया 42, 7 6 6 और ऊपर से गुना करेंगे 6 5 30 माइनस 7 7 5 35 है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस ऊपर में 5 आ जाएगा, कर्जा ज़्यादा है 30 30 बड़ा है या 35 35 35 मतलब कर्ज ज़्यादा है इसलिए निगेटिव आएगा बटे 42। ठीक है, और भिन्न का गुना, भिन्न का गुना में क्या करते हैं, जैसे 1/3 है 5/1 4 से गुना करना है। ये क्या है, 2 भिन्न है इसका गुना करना है। यहाँ 2 भिन्न था घटा करना था, वहाँ 2 भिन्न था तो जोड़ करना था, वहाँ 2 से यहाँ 3 भिन्न था उसका जोड़ करना था। कितना भी भिन्न रहे जोड़ घटा गुना कर सकते हैं। तो यहाँ 2 भिन्न है उसका क्या करना, गुना। तो क्या करेंगे, जैसे तैसे गुना कर देंगे, अंश को अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से। तो 5 गुना 1 4 गुना 3 5/12। भिन्न का भाग लगाएंगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है, 5/3 भागा 7/2, इसमें क्या करेंगे एक ठो को पलट देंगे। तो 5/3 गुना 2/7, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5/3/7/2। 5/3 में किससे भाग दे रहे हैं, 7/2 से। तरीका है, नीचे वाला सबसे ऊपर वाला से गुना होगा, बीच वाला से गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5/7 गुने 3, बीच वाला 20 से गुना हो गया और नीचे वाला सबसे ऊपर तो 10/21। ये तरीका हो सकता है, या तो इसी में एक पलट दीजिए, एक ठो को पलट दीजिए दोनों में से एक। तो इसको वही रखे और इसको क्या किए, पलट दिए, व्युत्क्रम कर दिए। तो 2/7 भिन्न का व्युत्क्रम और भिन्न, इसका व्युत्क्रम लिख दिए। तो क्या हो गया, गुना करने पर जो हो गया। फिर है भिन्न का सरलतम रूप, कैसे लिखेंगे, सरलतम भिन्न के लिए अंशतः हर में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी HCF एक हो। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड, एक के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो 3 और 4 में 3 गुने 1 लिख, इसको तोड़िए तो 3 को, इनका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 3 गुने 1। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1, 3 2 1। लेकिन 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 1 सिर्फ 3 या 1 होगा। 5 का 5 या 1 होगा, 6 का 6 या 6 का 3 और 2 भी होगा। 4 का 2 2 होगा, 2 का 2 1 होगा, 7 का 7 1 होगा। तो दोनों उभयनिष्ठ, 3 और 4 में 3 गुने 1 और 4 गुने 2 गुने 2। तो एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, कॉमन गुणनखंड ऊपर नीचे अंश हर में नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, या तो HCF निकाल देंगे। HCF अगर 1 आएगा तो ठीक है, 3 और 4 का HCF निकालिए, 3 से HCF 4 निकालिए तो 1 आएगा। 5 और 2 का HCF भी 1 आएगा, 6 7 का भी HCF 1 आएगा। ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड से भी चेक कर सकते। 5 और 2 में कोई भी ऐसा कॉमन गुणनखंड है कि 5 का गुणनखंड तोड़िए, गुणनखंड ये क्या है, गुणनफल, इसका गुणनखंड तोड़िए तो 5 गुना 1, 5 भी गुणनखंड है और 1 भी क्या है, उसका गुणनखंड है। तो 2 का गुणनखंड 2 गुने 1, यानी 2 भी एक गुणनखंड है, 2 का और 1 भी। तो उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ क्या, 1 और 1 के अलावा 1 को छोड़ के, तो नहीं। तो वैसे को क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे, सरलतम रूप। यानी जैसे कि 10/12 है तो ये सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों भाई, इसको और काटा जा सकता है। तो 5/6, अब इसको काट सकते हैं नहीं, तो ये लास्ट फॉर्म है जिसके बाद नहीं काट सकते हैं। कॉमन रहेगा तभी ना कटेगा। जैसे इसको लिखेंगे क्या, 5 गुने 2 6 गुने 2, तो 2 2 कॉमन है तब ना कट गया, तो बच गया क्या, 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के फॉर्म में रहे नहीं रहेगा तभी सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप में रहेगा, नहीं तो ये सरलतम रूप नहीं है। जैसे A/B और C/D का तुलना के करने के लिए वज्र गुणन करते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणन। यानी अगर 2 भिन्न है A/B और C/D का तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वज्र गुणन भी करते हैं। वज्र गुणन मतलब इस दोनों को कोना कोनी गुणा करते हैं, जो बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होगा। जैसे AD अगर बड़ा होगा BC से तो इधर वाला क्या होगा, A/B बड़ा होगा C/D।
अगर AD छोटा होगा BC से, यानी A ऊपर है D नीचे, AD और BC, B ऊपर और C नीचे, तो C बड़ा है, यहाँ C बड़ा है यानी ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है, तो इधर वाला ऊपर वाला बड़ा होगा। यहाँ देखिए याद करने का तरीका है, यहाँ A बड़ा है, इसको देखिए, अंश को सिर्फ देखिए, यहाँ अंश को देखिए, कौन बड़ा है, A बड़ा है, अंश का तुलना कीजिए, A बड़ा है या C, तो A, तो इसलिए A/B और C/D, यानी AD दोनों को गुना करेंगे तो जिधर वाला बड़ा है उधर वाला अंश को ऐसे लिखेंगे याद करने के लिए। तो A/D और B/C में कौन बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, तो C/D वाला पार्ट क्या है, वो बड़ा होगा। तो यह वजह गुणनखंड करने का तरीका। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5/9 और 4/5 में कौन बड़ा है, तो वजह गुणनखंड करेंगे तो बचे 25, 9 चौका 36, तो ये बड़ा है ये, तो इसलिए ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो भाग दे के देख लीजिए, 5/9 अगर करते हैं तो आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.555, और 4/5 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.888, इसका वैल्यू, तो ये बड़ा है। एक टॉपिक और है, एक छोटा सा चैप्टर है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। आधातः इसका कुछ पार्ट आप जानते ही हैं। तो इसको गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, गुणन का खंड। गुना, जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा, उसको खंड में बांट देंगे, 3×2 या 6×1। जैसे 9 का 3×3 या 3×1×3 या 12 का 4×3 या 3×2×2, तो 2 भी गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है, 3 भी यानी जिस खंड में उसको बांट रहे हैं तो वो उसका गुणनखंड होगा। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर, यानी इसको अलग अलग फैक्टर कर देंगे। दूसरा है गुणज, यानी मल्टीप्लाइज, ठीक है। यानी जैसे गुणज मतलब जैसे 6 का गुणज 6, 12, 18, 6 के पढ़ा में जो आएगा, एवं उनका गुण मतलब उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो गुणनखंड मतलब फैक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे एक संख्या और दो संख्या के गुणा के फॉर्म में किसी भी संख्या को लिखते हैं। तो ये पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या, दोनों क्या है, गुणनखंड। जैसे संख्या की जगह पर 6 है यानी ये गुणनफल है, गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिख रहे हैं, 3×2 यानी ये गुणनखंड है, ये भी एक क्या है, गुणनखंड है। यानी 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 6, 1, 2, 3, ठीक है। 6×1 भी लिख सकते हैं, 6 को 6×2 भी लिख सकते हैं, 6×2 नहीं बल्कि 6 को 6×1 भी लिख सकते हैं, 3×2 भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना है। यानी तो सब क्या है, सब गुणनखंड। अधिकतम कितना रूप में लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके इन चारों के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये चारों इसका गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। अगर किसी संख्या का गुणनखंड यदि अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। यानी अगर किसी दी गई संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या हो, जैसे ये 18 का गुणनखंड अभाज्य, मतलब वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, तो अभाज्य गुणनखंड है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या के रूप में उस गुणनफल को लिखेंगे। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या, इसी फॉर्म में लिखे। इन्हें 9×2 भी लिख सकते थे 18, लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो भाज्य है, क्योंकि स्वयं को छोड़कर किसी और से कट जाता है। तो 18 को अभाज्य, जो स्वयं को छोड़ के किसी अन्य से नहीं कटता है, और स्वयं और 1 को छोड़ के किसी और से नहीं कटता है, इसलिए अभाज्य है। तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसका, इस गुणनफल 18 का। तीसरा एक तो ये है मल्टीप्लाइज। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणज या अपवर्त भी इसको कहते हैं, उस संख्या को अन्य संख्या से गुणा करने से प्राप्त, उस संख्या को अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। जैसे अतः हम कह सकते हैं किसी संख्या से पूरी विभक्त होने वाली संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है, अपवर्त कहलाता है। अगर जैसे कि उसके पहाड़ा में जो आता है उसे क्या कहते हैं, उसके गुणज कहते हैं, यानी वह संख्या उससे पूरा कट जाएगा। ओवेनिष्ट गुणज क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्या का ओवेनिष्ट अपवर्त, तो ओवेनिष्ट गुणज कहलाता है। जैसे 6 में भी 12 आता है और 4 में भी 12 आता है। 6×2 12 आता है, 4×3 12 आता है। तो ये 12 क्या है,
6 और 4 का ओवेनिस्ट ऑफ वर्थ है क्या, 6 और 3 का ओवेनिस्ट गुणज है। तो ये गुणज चैप्टर खत्म हो गया। तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की प्रैक्टिस टेस्ट से आप बना सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और हम इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे करके करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वेट हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लगातार देखते रहिए। आगे आने वाले दिनों में हम आगे मापन और प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इकाइयाँ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लंबाई का इकाई मीटर, इन सभी मीटर सेंटीमीटर के जैसे द्रव्यमान का केजी, ये सारी चीज़ों के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। इंटर कन्वर्सन, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलते हैं कैसे हैं, यानी 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आगे हम लोग करेंगे। इसलिए लगातार जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।